अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पीपीएससी का लेक्चर नंबर 15 लेकर हम आए हैं और अभी तक हम 11 की फिज़िक्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचाव। हमारे नाम में जब भी इलास्टिसिटी का नाम आता है तो हमारे जहन में आता है कि वो इलास्टिक जो होता है स्प्रिंग, हमारे जहन में फ़ौरन वही बात आ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टील जो होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है एज़ कंपेयर टू स्प्रिंग। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि जो स्टील है वो स्प्रिंग से ज़्यादा इलास्टिक कैसे हो सकता है। तो ये हमारा एक मिसकंसेप्ट है कि हम कहते हैं जी स्प्रिंग है वो इलास्टिक है क्योंकि उसको हम खींच सकते हैं, उसको हम मोड़ सकते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है और स्प्रिंग कम इलास्टिक होता है। तो किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी मालूम करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय अ बॉडी। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। द टेंडेंसी टू अपोज, क्या करना है उसने, अपोज करना है। एनी चेंज, किस में चेंज आए, शेप में, उसकी शेप में वो चेंज आने से क्या करे, वो उसको अपोज करे। साइज में चेंज आने से अपोज करे। तो अब देखिए जो स्प्रिंग है उसकी हम शेप भी इजीली चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टील है उसकी शेप चेंज करने में हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। हमें फोर्स लगानी क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो स्टील है वो ज़्यादा अपोज वो करता है और जो स्प्रिंग है वो कम अपोज करता है। तो जो चीज़ कम अपोज कर रही है तो वहाँ पर फोर्स लगाना ईजी है। जो चीज़ ज़्यादा अपोज करती है वहाँ पे फोर्स लगाना ज़्यादा, वो हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है। इसलिए पहले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो स्टील होता है वो ही हमारा इलास्टिक होता है। फिर दूसरी बात, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, आपको या ये इस वे में भी आप दे सकते हैं या इस वे में भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चाहे ये डेफिनेशन याद कर लें या ये डेफिनेशन याद कर लें। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या, जो उसकी शेप या साइज को चेंज कर देती है। अब देखिए ये एक हमारे पास बॉडी है, ये, तो मैं क्या करता हूं, इस पे फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगा दी, तो मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं। तो अगर ये बॉडी की शेप या साइज चेंज हो जाएगा तो ये कम इलास्टिक होगा। अगर इस बॉडी की शेप या साइज में तब्दीली जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। और ये इस क्राइटेरिया के मुताबिक क्या होता है कि जब मैं डीफॉर्मिंग फोर्स, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी मैं इसको डीफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसके जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। पहले वो ज़ाहिर वो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि मटेरियल किस तरह का बना हुआ है। अगर हार्ड मटेरियल होगा तो उसका कम फ़र्क पड़ेगा, अगर सॉफ्ट होगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये फोर्स मैं हटा देता हूं तो फिर क्या होगा, जिसके एटम्स वापस आप ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएं तो वो बॉडी क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो ये भी आप क्राइटेरिया से आप इलास्टिसिटी फाइंड कर सकती हैं और इस क्राइटेरिया से भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टील कैसे वो ज़्यादा रबर वो इलास्टिक है एज कम्पेयर टू रबर या स्प्रिंग। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फ़र्क होता है। आप देखिए प्रेशर का भी फार्मूला क्या होता है, एफ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो हमारे पास स्ट्रेस होती है वो भी, उसका भी फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला भी है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो प्रेशर होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होती है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स लगे, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। अब देख सकते हैं कि सरफेस के साथ फोर्स 90 का एंगल बना रही है, तो फोर्स हमेशा, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होती है, स्ट्रेस परपेंडिकुलर फोर्स नहीं होती।
ये इंटरनल, और प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स होती है, और जो स्ट्रेस होता है ये इंटरनल फोर्स होती है। बॉडी के अंदर जो एटम्स है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। फिर नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है कि कोई बॉडी कितनी इलास्टिक है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या रबर ज़्यादा इलास्टिक है या स्प्रिंग इलास्टिक है, तो फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, मैथमेटिकली ये फार्मूला स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अगर आपको स्ट्रेस का पता हो, स्ट्रेन का पता हो, डिवाइड करें तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये एक कांस्टेंट है, हर मटेरियल का फिक्स्ड होता है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो स्टील होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और होगा, रबर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और होगा, यानी कि हर एक अपना अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी वो कम इलास्टिक होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका फार्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो फिर हम उसको क्या लेते हैं, यंग्स मॉडुलस। अगर शेयर हो तो हम उसको कहते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टाइप्स हैं स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। तो जो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, वो इस डायरेक्शन में जो फोर्स अगर लगे तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। फिर एक और मिसकंसेप्ट हमारा होता है, हम कहते हैं कि जो चीज़ फ्लो करती है, जब भी फ्लूइड का नाम हमारे जहन में आता है तो हम कहते हैं फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही सिर्फ फ्लूइड हो, फ्लूइड हर वो चीज़ है जो फ्लो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स एंड गैसेज। तो गैसेज भी क्या होती है, वो भी हमारी फ्लूइड्स में भी आती हैं। आप इसमें प्लाज्मा भी ऐड कर सकते हैं। प्लाज्मा भी क्या होता है, वो भी फ्लूइड होता है, क्योंकि उसमें भी वो फ्लो करने की एबिलिटी होती है। प्लाज्मा आप जानते हैं कि मैटर की चौथी टाइप है। ये गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड, ये सबसे डिफरेंट है, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा गया। जो आप हाई क्लास में पढ़ते हो प्लाज्मा के बारे में, ये पूरा एक कोर्स पढ़ाया जाता है एमएससी फिजिक्स में या बीएस फिजिक्स में। तो जो चीज़ फ्लो कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लूइड। अगर पेपर में अगर आपके वो गैसेस का ऑप्शन हो और लिक्विड्स का भी ऑप्शन हो तो आपने बोथ पे टिक करना है। आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट आप लिक्विड पे टिक कर दो, क्योंकि गैसेस भी फ्लो करने की एबिलिटी रहती हैं। अगर प्लाज्मा भी आ जाए तो उस पर भी आप टिक, उस पर भी आपने टिक करना है। तो एट सी लेवल हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेवल कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो अपरेटस होगा उसके ऊपर ज़ाहिर वो रेटिंग लगी होती हैं ऐसे करके। तो जो 76 सेंटीमीटर, अब इस कॉलम में हमने मर्क्यूरी फिल किया हुआ, तो इस कॉलम को आप सी लेवल पे ले जाएं। तो जब सी लेवल पे लेके जाएंगे तो आप मर्क्यूरी का लेवल किस तक पहुंच जाएगा, 76 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा। और प्रेशर कितना होगा, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम थर्मामीटर्स में मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, पानी यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पानी तो इजीली अवेलेबल होता है। तो इसके ये रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि वाई यूज़ मरकरी। मरकरी को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इट इज़ द मोस्ट डेंसेट। मोस्ट डेंसेट का मतलब क्या होता है कि उसके एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। अब ये एक चीज़ ये शोर करती है कि जिसके एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो, ज़ाहिर इसमें फोर्स और अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, तभी एटम्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब जब इसका एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, इट मीन्स इसकी फोर्स और अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिसकी फोर्स और अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो फिर क्या होता है, वो फिर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी हाई होती हैं। तो ये इस तरह, यानी किस तरह ये अरेंज हुआ होता है। इट इज़ द मोस्ट डेंसर, यानी कि इसके एटम्स के डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इट इज़ ओपैक, क्यों, आप देखें क्योंकि एटम्स का डिस्टेंस ऑलरेडी कम है। तो जो लाइट है जब हम इस पर फेंकेंगे, यहाँ पे हम अगर लाइट थ्रो करते हैं इस साइड से, तो अब जो लाइट है उसको गुजरने के लिए क्या, उसके लिए रास्ता बहुत ही कठिन है गुजरने के लिए। उसको खाली जगह मिल ही नहीं रही, क्योंकि ये पैक्ड होता है। इसमें एटम्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी, वो काफ़ी डेंसेट होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यानी कि यहाँ पर लाइट को गुजरने के लिए प्रॉब्लम होगी, उसका स्पेस नहीं मिलेगी, इसलिए ये ओपैकी होता है। ओपैकी वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। ये भी एमसीक्यू आ सकता है
कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिनमें लाइट पास नहीं कर सकती, और ये वेपोराइज वेरी वेरी लेस होता है, क्योंकि इसका मैंने यहाँ पे बताया कि क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लिहाजा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यानी कि अगर आप मर्करी यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपेक्यू है तो इसलिए जिस चीज़ में आप डालेंगे तो जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें डालेंगे तो जो आपको रीडिंग है वो क्लियर नज़र आएगी, क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर देता है, उसको अपने अंदर से पास करने नहीं देता। अब वाई नॉट वाटर, हम वाटर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाटर की डेंसिटी लो होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? इसमें से लाइट पास कर जाती है। अब किसी चीज़ में से लाइट पास कर जाए तो वो फिर आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो अगर आप पानी को वो थर्मामीटर में डालें तो वो उसमें से लाइट चूंकि पास कर सकती है, तो फिर आपको वो रीडिंग नज़र नहीं आएगी। जब रीडिंग नज़र नहीं आएगी तो फिर आप बता ही नहीं पाओगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जी क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी, तो हम ये जो छोटे मोटे बुखार होती हैं तो क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री से, तो हम बुखार के लिए इसको यूज़ कर लें। ज़रूरी हमने मर्करी यूज़ करना, वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू वाटर। तो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और हमारा जो बुखार होता है मैक्सिमम 38-39 तक जाता है, तो वाई नॉट यूज़ वाटर। तो ये इसकी रीज़न है ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अगर आपको अगर थर्मामीटर आप इसको फिल करोगे तो इसमें से लाइट पास करे तो फिर आपको जो रीडिंग है वो आपको नज़र ही नहीं आएगी, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर है नेक्स्ट है विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, कि कोई चीज़ कितनी गाढ़ी, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहती हैं। विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेज। अब देखें टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। गाढ़ापन कैसे होगा? जब उससे एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा, तभी वो चीज़ गाढ़ी होगी, यानी मोस्ट डेंसेट होगी। तो जब इसके एटम का डिस्टेंस कम है, इट मीन्स इसमें फोर्स और अट्रैक्शन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है, तभी एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। तो जब हम इसको हीट अप करेंगे तो ज़रा जब आप हीट अप करते हैं तो क्या होते हैं? एटम्स को वो एनर्जी मिलती है। तो जब एटम्स को एनर्जी मिलती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो ये फिर एटम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो जितने आप इसको हीट अप करोगे तो ये क्या करेंगे? इसके एटम की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ये क्या करेंगे? ऊपर नीचे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर भी मूव करेंगे और नीचे भी मूव करेंगे। तो इस तरह फिर और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर ऊपर नीचे के साथ साथ ये लेफ्ट राइट भी मूव करेंगे। तो इस दौरान क्या होती है? इनकी कोलिजन्स होती हैं, वो क्या होगा? फिर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। पहले जब आप हीट करेंगे तो फिर इनके एटम्स के बाद जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ, लैपटॉप पे मैं बनाता हूँ तो इसलिए ये लाइन स्ट्रेट वो ड्रा नहीं होती। तो ये आपकी मेहरबानी है कि आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। कंसेप्ट पे मैं कोई समझौता नहीं करता, बस ये ड्राइंग वगैरह में हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला वक्त आने पर ये भी ठीक हो जाएंगी चीज़ें, मज़ीद जब इसको अपडेट करूँगा। तो आप देखें जब आप इसको टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो गया तो एटम में डिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। जब एटम में डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये अब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये इसके यानी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो होती है विस्कोसिटी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। द रिवर बेड, रिवर बेड का मतलब क्या होता है? सबसे आखिरी लेयर जो ज़मीन के साथ अटैच होती है। तो अगर ये पानी है, ये इसकी सरफेस लेयर होती है और इसके मिडल लेयर्स होती हैं ऐसे। तो जो ज़मीन के साथ अटैच होती है उनको हम कहते हैं रिवर बेड लेयर। द रिवर बेड लेयर ऑफ लिक्विड हैज़ वेरी वेरी स्मॉल स्पीड, क्योंकि ये ज़मीन के साथ अटैच होती हैं और ज़मीन में एबिलिटी होती है फ्रिक्शन की अपोज करने, तो इसलिए इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वेरी वेरी स्मॉल होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो अपोजिंग जो फोर्स है वो उसका इफेक्ट क्या होता है? कम होता चला जाता है। तो आप कह सकते हैं जो सरफेस लेयर है उसकी स्पीड वेरी हाई होती है और जो रिवर बेड होती है उसकी जो स्पीड होती है वो वेरी वेरी स्लो होती है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है।
तो ज़ाहिर है जिसके अगर सरफेस लेयर की वो स्पीड तेज है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि ज़मीन से उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसलिए उसकी स्पीड तेज़ होगी। तो जब उसके पास बहुत ज़्यादा, इसका मतलब हाई एनर्जी मौजूद है, तो जब भी हाई एनर्जी किसी पास होती है तो नेचर का रोल है, जब वो चीज़ क्या जाती है, स्टेबिलिटी चाहती है, तो वो क्या करती है, अपनी एनर्जी को लूज़ करती है। तो लिक्विड सरफेस मिनिमाइज इट्स एरिया एंड मिनिमम सरफेस एरिया। तो लिक्विड क्या करते हैं, आप एनर्जी को लूज करते हैं। लूज कैसे करती हैं, अपने एरिया को मिनिमाइज करके, ये नेचुरली है। तो वो मिनिमाइज एरिया कैसे अटेन होता है, जब उनकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। डिफरेंट आपने पढ़ी होंगी शेप्स, स्फेरिकल होती है, एलिप्टिकल होती है, रेक्टेंगुलर होती है, ट्राइंगुलर होती है। तो अगर वो एलिप्टिकल ले लें, रेक्टेंगुलर ले लें, तो उनका जो मिनिमम एरिया अटेन नहीं होगा। तो जब मिनिमम एरिया अटेन नहीं होगा तो उनकी जो एनर्जी है वो लूज़ नहीं होगी। जब एनर्जी लूज़ नहीं होगी तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो स्टेबल नहीं होंगे। तो अगर वो स्फेरिकल फॉर्म में चले जाती हैं बबल्स, जो वो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी शेप स्फेरिकल बना लें, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज एरिया जब होगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए बबल्स जो बनते हैं वो हमेशा स्फेरिकल बनते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर आप मिल गया कि वाई बबल्स आर फॉर्म्ड स्फेरिकल, क्योंकि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करते हैं एनर्जी को लूज करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। और मिनिमाइज एरिया हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में अटेन होता है अकॉर्डिंग टू मैथ। तो इसलिए जो बबल्स होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल होती हैं। The surface layer of liquid has highest energy, therefore bubbles are formed to become stable. The inner layers have less energy as compared to surface layers, so internal layers have less bubbles. जिसके बाद जितनी एनर्जी होगी ज़ाहिर है वो उतनी लूज करेगा, तो जब उतनी लूज करेगा तो वो उतने ही बबल्स उसके ज़्यादा बनेंगे। तो मिडल लेयर के पास एनर्जी कम होती है, तो ज़ाहिर है ये कम एनर्जी लूज करेंगे, तो यहाँ पे बबल्स भी कम बनेंगे। तो जो रेन ड्रॉप आपने देखा होगा वो टर्मिनल स्पीड से नीचे फॉल करती हैं। अब टर्मिनल स्पीड क्या होती है, अब देखिए ये एक रेन ड्रॉप है, तो क्यों ना, क्योंकि ये वाटर है, वाटर मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो इसका कोई ना कोई मैस होता है। तो ज़मीन क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे की तरफ इसको खींचेगी। तो नेचर का असूल है कि हर मोशन में अपोजिंग फोर्स लाजमी मौजूद होती है, चाहे आप ज़मीन पे मूव कर रहे हो, चाहे आप हवा में मौजूद मूव कर रहे हो। ज़मीन में जब आप मूव करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ज़मीन प्रोवाइड करती है। जब आप हवा में मूव करते हैं तो आप ये ना समझे कि मैं हवा में मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रोकने वाली कोई नहीं है, तो मेरी फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, मैं बड़ी तेज़ी से मूव करूँगा। तो हवा में मूव करते वक्त आपको हवा रोकती है। तो यानी आप कह सकते हैं जब आप हवा में मूव करती है तो आपकी जो दुश्मन है वो क्या होती है, एयर आपकी दुश्मन बन जाती है। वो नहीं चाहती कि आप मूव करो, यानी आपकी एनर्जी को वो लूज कर देती है। तो एक टाइम आता है, आप देखिए इसको ये नीचे की तरफ खींच रही है, जैसे जैसे बबल नीचे आता जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जैसे जैसे ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो हवा भी क्या करेगी, वो भी अपना जोर और ज़्यादा तरह लगाएगी। तो एक टाइम आएगा कि जब फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल हो जाती हैं। तो जिस टाइम ग्रेविटेशन फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस वक्त उसकी जो बॉडी की स्पीड होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड। क्यों, टर्मिनल स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि टर्मिनल स्पीड को हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो एफ नेट है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। क्योंकि जो एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और एक ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, तो इनका जो नेट होता है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब फोर्सेस का नेट ज़ीरो हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ, बॉडी क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। तो चूंकि सम ऑफ फोर्सेस जीरो है तो बॉडी क्या होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो आप जानते हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें बॉडी मूव करती है, लेकिन उस पर जो सम ऑफ फोर्सेस होती है वो क्या होती हैं, जीरो होती है, और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो यानी जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो आप कह सकते हैं कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होती है। तो एमसीक्यू भी आ सकता है कि
डायनामिक एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। फिर है क्या, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। आप देखो वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है। वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है और सोप की सरफेस टेंशन क्या होती है, कम होती है। सिंस सोप हैज लेस सरफेस टेंशन सो इट मिक्स विद वाटर। तो वाटर हमने कपड़े धोने हैं तो हम क्या करेंगे, वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो ज्यादा सरफेस टेंशन का मतलब है ज्यादा बड़े बबल्स बनेंगे। जितनी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है बबल्स भी उतने बड़े बनते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो बबल्स भी ज्यादा बनेंगे, अगर सरफेस टेंशन थोड़ी है तो बबल्स भी छोटे बनेंगे। तो सोप उसकी सरफेस टेंशन वो कम होती है, लिहाजा हम इसको क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं। देन इट सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, फिर पानी की सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती हैं। एंड इट क्लीन्स द क्लॉथ्स मोर इफेक्टिवली बाय मोर एंटरिंग इनटू पोर्स ऑफ क्लॉथ्स। छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, वो कपड़े के अंदर छोटे छोटे बारीक सुराखों में जाएंगे और दाग को साफ कर देंगे। बिकॉज नाउ इट हैज लेस सरफेस टेंशन एंड सो स्मॉल बबल्स विल बी फॉर्म्ड। हाई सरफेस टेंशन मीन्स बिगर बबल्स एंड वाइस वर्सा। तो जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतने ज़्यादा बबल्स बनेंगे। द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज 0.4। तो ये तीन वैल्यूज आपने याद रखनी, ये फेमस है। वाटर की 0.07 होती है, सोप की 0.03 होती है और मरकरी की 0.4 होती है न्यूटन पर मीटर। द हॉट वाटर, एक और रीज़न है कि हम जो बहुत ज़्यादा दाग होते हैं हम क्या करते हैं, उसको गर्म पानी से धोने को प्रेफर करते हैं। गर्म पानी से हम क्यों धोते हैं, क्योंकि गर्म पानी की जो सरफेस टेंशन क्या होती है, लेस होती है। सरफेस टेंशन का मतलब है अकड़ पानी, इसलिए हम गर्म पानी से कपड़े धोने को तरजीह देते हैं क्योंकि गर्म पानी की सरफेस टेंशन कम होती है। अब देख ले कपड़े धोने में भी फिजिक्स यूज़ हो रही है, लिहाजा पानी में तनाव कम होगा और इसके बबल्स छोटे छोटे बनेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे सुराखों में जाकर दाग साफ करेंगे। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो अकड़ावपन ज़्यादा होगा, लिहाजा बबल्स बड़े बनेंगे तो वो फिर छोटे सुराखों में दाखिल नहीं हो पाएंगे, तो फिर आपका दाग साफ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक और मिसकंसेप्ट है। पहले तो ये पॉइंट है कि दे आर टू मेथड्स टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कितने मेथड होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के, दो। एक वर्क डन होता है और एक हीट होती है। तो छोटी बुक्स में या बहुत से टीचर ऐसे होते हैं वो कहते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भाई मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स को स्टडी किया है और अच्छे टीचर्स को उनके लेक्चर्स लिए हैं। हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये अपना कंसेप्ट ठीक कर लें। इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये आप अपना कंसेप्ट ठीक कर लें, हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। अब देख रहे क्योंकि दो मेथड होती हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के, एक वर्क डन और दूसरा हीट। वर्क डन होता है मैकेनिकल वे। मैकेनिकल का मतलब इसमें हम फिजिकली तौर पर हम इसमें काम करते हैं। नॉन मैकेनिकल होता है हम यहाँ पर फिजिकली काम नहीं करते। व्हेन दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर देन हीट विल ट्रांसफर एनर्जी। आप ये भी सवाल है कि हीट एनर्जी कब ट्रांसफर करेगी, जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा हो। अगर इस एरिया पे टेम्परेचर ज़्यादा है और इस एरिया पे टेम्परेचर कम है तो फिर क्या करेगी, तब हीट क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो हीट क्या करेगी, यहाँ से टेम्परेचर एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी और उस पर ट्रांसफ़र करती रहेगी जब तक दोनों साइड की जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर, वो इक्वल ना हो जाए। The conductors have low values of specific heat capacity, for example copper 0.4 joule। तो अगर इनकी क्योंकि वैल्यूज लेस होती है लिहाजा ये जल्दी हीट अप होती हैं और जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज क्या होती हैं, कम होती हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें शुरू में इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जैसे आप दे ले आइस है, चलो मैं आपको यहाँ से आपको बता देता हूँ। यहाँ से अब देखें, यहाँ ये आइस है और आइस सॉलिड होती है और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आप आइस को नीचे से हीट अप करें, ठीक है, तो साथ में आपने थर्मामीटर रख लेना है। क्योंकि आप हीट अप कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन थर्मामीटर आपको कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। हालांकि आप उसको हीट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ क्या हो रही है,
फॉर्म ऑफ एनर्जी उसकी चेंज हो जाएगी। तो सॉलिड और लिक्विड आपस, सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, यानी आइस वाटर में बन जाएगी। जब आइस फौरन वाटर में कन्वर्ट होते तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है, और जब आइस हो तब भी 0 डिग्री सी ही होता है। तो अब देखिए 1 ग्राम आइस को जब आप हीट अप किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर वही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो जो आप हीट उस पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कितनी हीट आपको चाहिए होती है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, 336 जूल। 1 ग्राम आइस जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट, 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 336 जूल हीट लेती है। तो चूंकि देखें हमने हीट दी है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, तो मतलब इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं छुपी हुई हीट है, क्योंकि ये टेम्परेचर को इंक्रीज करती नहीं है। तो हम इसको टेम्परेचर दिया, हीट दिए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट मीन्स हाइडन हीट। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो शुरू में इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, यहाँ पर आइस भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं। ये अगर पानी को गर्म करेंगे तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे उसकी बात होगी, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप टेम्परेचर वो देती हैं, तब उसका हीट देते हैं, तब उसका टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा। तो ये अगर पानी की बात करेंगे तो वेरी वेरी इनिशियल कंडीशंस होंगी, बहुत अर्लियर स्टार्ट में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिर उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लिक्विड को में गैस एटम्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लिहाजा यहाँ पर इसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए यहाँ पर फॉरेन टेम्परेचर इजीली चेंज हो सकता है। तो ये आपने इस मिसकंसेप्ट में नहीं जाना कि पानी होगा तो हम 5-10 मिनट उसको बॉईल करते रहेंगे, नहीं, बल्कि ये वेरी वेरी निश्चित कंडीशन में होगा। आइस में आप उसकी एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन उसकी हीट एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि जो हम हीट दे रहे होते हैं वो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी आप कह सकती हैं लेटेंट हीट फॉर्म चेंज कर देती है और टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। फिर इन कंडक्शन आपने पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये एनर्जी ट्रांसफर करने के वो मेथड हैं। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स, दिस हैपन्स ओनली इन सॉलिड्स। क्योंकि यहाँ पर सॉलिड्स में क्या होता है, एटम का डिस्टेंस कम होता है, तो जब एटम का डिस्टेंस कम होगा तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं। इस तरह क्या होती है, जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके साथ कोलिजन होती है, तो इस कोलिजन में वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर देती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन किस में होगी, वो सॉलिड्स में होगी। सॉलिड्स में कन्वेक्शन या रेडिएशन नहीं होते। तो एक ये रोल है कि एब्जॉर्प्शन कब होगी और एमिशन कब होगी। जब साउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, तब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और एमिशन कम होगी। एक बॉडी कॉन्स्टेंटली वो अब्जॉर्ब भी कर रहा होता है और एमिट भी कर रहा होता है। अगर इंसान है तो आप 1000 इंसानों को एक बंद रूम में वो कमरे में बंद कर दे, छोटा सा कमरा हो, तो काफ़ी फिर आप देखेंगे काफ़ी अर्से बाद सारे इंसान वो वहाँ पे मर जाएंगे। तो जब वो मर जाएंगे, क्यों मरेंगे, क्योंकि इंसान रेडिएशन को एमिट करता है। बॉडी टेम्परेचर और सिस्टम टेम्परेचर, body temperature or system temperature will increase and sounding temperature will decrease. Body temperature or system temperature will increase and sounding temperature will decrease, and in sounding cooling will happen and vice versa. जैसे जैसे वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन इक्वल जब होते हैं तब बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और आइडियल ब्लैक बॉडी में क्या दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ज़ीरो रिफ्लेक्शन होती है और ज़ीरो ट्रांसमिशन होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है ये एक लाइन है, तो यहाँ से लाइट आए अगर टकरा के वापस चली जाए, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ट्रांसमिशन क्या होती है, यह लाइट है और ये आई है तो ये अंदर पास कर जाए, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। जो ब्लैक बॉडी होती है वो ना तो उसमें रिफ्लेक्शन होती है ना ही उसमें ट्रांसमिशन होती है, ज़ीरो ट्रांसमिशन और ज़ीरो रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा पीपीएससी का लेक्चर नंबर 15।
तो आपको एक न्यूज़ भी देनी थी कि संडे को एजुकेटर्स की जॉब्स अनाउंस हो रही हैं। तो एक मिसकंसेप्ट है कि जी लेक्चरार में फिज़िक्स की सीट नहीं आई तो एजुकेटर्स में भी नहीं आनी नहीं। तो ये गलत बात है, एजुकेटर्स में फ़िज़िक्स की सीट आएंगी, क्योंकि जो लेक्चरार में फ़िज़िक्स की सीट इसलिए नहीं आई क्योंकि जो लास्ट का टेस्ट हुआ था उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे नकल वगैरह के, तो इसलिए वो एक फड्डा पड़ा हुआ है। जो पास हो गए थे वो कहते थे हमने दोबारा टेस्ट नहीं देना, क्योंकि हम तो पास हो गए हैं, तो हम तो एक सिस्टम के तहत वो हमने सेलेक्ट हुए हैं, तो हम क्यों दोबारा टेस्ट दें। और जो फेल हुए हैं वो कहते हैं जी नकल चली है तो हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो ये ट्रांसपेरेंट काम होना चाहिए। तो इसलिए दोनों में ये रौला है कि, और ये फैसला हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है, तो जब भी उस पर फैसला होगा तभी लेक्चरार की सीट्स भी आ जाएंगी। फीमेल्स की सीट ज़्यादा हैं और मेल्स की सीट कम है, तो मेल्स को बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी होगी तभी वो फिर लेक्चरार फिजिक्स का बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो एजुकेटर्स की जॉब है वो इंशाल्लाह इस संडे को अनाउंस हो जाएंगी, तो फिर आपको सारा मैं उसके मुताबिक प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज़ करते रहें, क्योंकि 5 साल बाद जॉब्स आई हैं, सारे बेरोज़गार इकट्ठे हुए हुए हैं, ढेर सारे लोग अप्लाई करने वाले, इसलिए आपका उस सभी से मुकाबला है। तो मुकाबला करेंगे तभी आपको जीत मिलेगी। तो आपको कहीं भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जितने भी नए लेक्चर्स बनाऊँ आप तक वो फ़ौरन बिना देर के वो पहुंच जाएं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, नॉलेज में इजाफा करती है, आपके मिसकंसेप्ट दूर करते हैं, तो मैंने मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और आप सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। आप मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।